Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बीच के डिफरेंस के बारे में. सी इन माई प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बात किया कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि इन तीन चीज़ों का मेंशन तो हमेशा होता है, दैट वाज प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी. तो यहाँ हम वो जो दो चीज़ें थी ई नाम वाली, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के मतलब में ही प्रॉब्लम आने लग जाती है. बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं इस फेज से जा चुकी हूँ जब मेरे को भी इन दोनों वर्ड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी. मैं इफेक्टिवनेस की जगह एफिशिएंसी का इस्तेमाल कर देती थी और एफिशिएंसी की जगह इफेक्टिवनेस का इस्तेमाल कर देती थी. लेकिन आई डू नॉट वॉन्ट कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ जाए. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा कंसंट्रेशन के साथ, ताकि आपको एक ही बार दिमाग में फिट हो जाए कि क्या चीज़ एफिशिएंसी होती है और क्या चीज़ इफेक्टिवनेस होती है. देखिए इस पर्टिकुलर डायग्राम को. ये एक इंसान है, ये एक बच्चा है एक्चुअली, जो बोल रहा है आई विल कंप्लीट दिस जॉब इन 2 hours. मैं ये पर्टिकुलर काम, मतलब कोई काम कर रहा था इसने बोला ये पर्टिकुलर काम मैं 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दूंगा. मतलब इसने अपने आप को एक टारगेट दिया है, ठीक है, और एक टाइम दिया है. इसको क्या करना है, इस टाइम पीरियड के अंदर उस टारगेट को अचीव करना है, ठीक है. और इसके सामने लगा हुआ है घड़ी का ये कांटा जो चलता जा रहा है, जो इसको बता रहा है हमेशा टाइम क्या हो रहा है. अगर ये इंसान इस टाइम पीरियड में, मतलब ये 2 घंटे के अंदर अंदर अपना वो जॉब कंप्लीट कर लेता है, अपना वो काम, अपना वो टारगेट कंप्लीट कर लेता है, तो ही विल बी कॉल्ड एज एन इफेक्टिव पर्सन. तो इफेक्टिव मतलब टाइम से रिलेटेड, टारगेट से रिलेटेड. तो ऐसे याद रखिएगा, इफेक्टिव अगर आपको बनना है तो आपको टाइम बाउंड पीरियड में ही अपना काम कंप्लीट करना पड़ेगा. लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो यहाँ पे आप देखिए ये है एक बंदा, ये है बच्चा, और ये है इसके रिसोर्सेज. ये रिसोर्सेज अब किसी भी तरह के हो सकते हैं. डॉलर्स का साइन बना हुआ है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात हो रही है. फाइनेंशियल या ह्यूमन रिसोर्सेज या किसी भी और नेचर के रिसोर्सेज के बारे में बात करें हम, तो ये बोलते हैं ये सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल अगर ये इंसान अच्छे से करे और उससे मैक्सिमम आउटपुट डिराइव करे तो ये इंसान एफिशिएंट कहलाया जाएगा. मतलब ये बोल रहा है आई विल कंप्लीट दिस जॉब विद मिनिमल रिसोर्सेज. मैं इस काम को मिनिमल रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट कर दूंगा. इफेक्टिवनेस में वो टाइम पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, टारगेट पे ज़्यादा फोकस कर रहा था. एफिशिएंसी में वो रिसोर्सेज पे ज़्यादा फोकस कर रहा है. वो बोल रहा है कि इतने से रिसोर्सेज में इतना ज़्यादा आपको आउटपुट डिराइव करवा के दूंगा, इसीलिए मैं क्या कहलाऊंगा, एफिशिएंट कहलाऊंगा. ठीक है. तो इफेक्टिवनेस टाइम बाउंड, एफिशिएंसी रिसोर्सेज बाउंड, ये है इन दोनों का मेजर डिफरेंस. आइए और डिफरेंसेस पढ़ते हैं. दे से मीनिंग में effectiveness refers to completing the task on time no matter whatever the cost. यहाँ पे effectiveness में हम देखें ये डायग्राम दोबारा से, इस इंसान ने एक भी बार रिसोर्सेज के बारे में बात नहीं की. इसने क्या बात करी कि मैं इतने टाइम के अंदर अंदर काम खत्म कर दूंगा, चाहे रिसोर्सेज ज़्यादा ही क्यों ना लग जाएं. इसने एक बार भी रिसोर्स के बारे में मेंशन नहीं किया. लेकिन ऑन द अदर साइड ये जो इंसान है ये क्या बोलता है, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमल कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. ये बोलता है कि मुझे कम समय में काम तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ मुझे ये भी याद रखना है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं मैं उनको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करूँगा. वो गन्ने वाला एग्जाम्पल याद है आपको, गन्ने के जूस वाला एग्जाम्पल, बिल्कुल सेम वो यहाँ पे सोचता है कि भैया लास्ट बूंद तक निचोड़ डालूंगा, लेकिन बहुत अच्छे से मैं क्या करने वाला हूँ, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने वाला हूँ. सो यहाँ पे ये टाइम पे ज़्यादा फोकस करता है इंस्टेड ऑफ रिसोर्सेज पे. रिसोर्सेज कितने मर्जी लग जाए, 2 का 4 का खर्चा हो जाए, डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे वो बात करता है कि कम रिसोर्सेज में ज़्यादा रिजल्ट ला के दूंगा.
ऑब्जेक्टिव में ये बोलते हैं इफेक्टिवनेस में टू अचीव एंड रिजल्ट्स, इनका फोकस रहता है टारगेट पे, एंड रिजल्ट्स पे, कि मुझे ये रिजल्ट गेन करना है तो मेरा फोकस इस पे रहेगा। लेकिन एफिशिएंसी पे इनका फोकस रहता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे, मतलब कम रिसोर्सेज में काम करना, कम कॉस्ट में काम करना, ताकि प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा ना आए। देन मेन कंसिडरेशन यहाँ पे रहता है डूइंग द राइट टास्क, इनका मेन फोकस क्या है, टाइम पे टास्क करना है और सही तरीके से करना है। जबकि इनका है डूइंग द टास्क इन द राइट वे, मतलब आपको सही वे में टास्क करना है, बिल्कुल सही, मतलब कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट डिराइव करना, मतलब क्या, राइट वे में आप टास्क कर रहे हैं तो यहाँ पे फोकस करना है। सो बेसिकली दिस फोकस ऑन टाइम, दिस फोकस ऑन रिसोर्सेज, इनको कॉस्ट से कोई मतलब नहीं होता, जितनी मर्जी लग जाए इनको कॉस्ट से मतलब होता है, ये कॉस्ट कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में ना सिर्फ डिफरेंसेस होते हैं बल्कि कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होते हैं, कुछ रिलेशनशिप भी होते हैं। तो डिफरेंसेस तो हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं इनके रिलेशनशिप के बारे में। दे से effectiveness and efficiency are equally important, as being effective means completing the task, but it is not enough to just complete the task, it must be done correctly without any wastage of resources। ये बोलते हैं जैसे एक ही कॉइन के दो तरफ होती है ना, दो साइड्स होते हैं ना, वैसे ही इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी एक ही कॉइन के दो तरफ हैं। वो कॉइन क्या है, मैनेजमेंट। ये बोलते हैं कोई भी इंसान को सिर्फ टाइम पे अपना टास्क खत्म करना मेन प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, एट द सेम टाइम उसे ये भी याद रखना है कि मुझे ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को। तो सही टाइम पे काम खत्म करना, विद दैट कम रिसोर्सेज में काम खत्म करना, दोनों ही मेन ऑब्जेक्ट होते हैं मैनेजमेंट के। तो इन दोनों के बीच में तो कॉम्बिनेशन होगा ही होगा, रिलेशनशिप होगा ही होगा। Effectiveness and efficiency are the two sides of the same coin, one without other is of no use। एक के बिना दूसरा अधूरा है। आपके हाथ एक ऐसा कॉइन लग जाए जिसमें टेल तो छपा हुआ है लेकिन हेड नहीं छपा हुआ, ऐसे सिनेरियो में क्या आप किसी दुकान पे उसे चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। तो एक ऐसा कॉइन जिसकी दोनों साइड्स छपी होती हैं, सिर्फ वही क्या होता है, काम आता है एज अ करेंसी। तो ये बोलते हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों को ही आपको साथ बाय साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी उसका कोई मतलब बन पाएगा। देन दे से effectiveness and efficiency together lead to higher profit and prosperity of an organization। दोनों अगर साथ में चलेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करेगा, आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा। एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ऑब्वियसली अगर आपको ग्रो करवाना है तो ये दोनों चीज़ें रखिएगा, अगर आपको पीछे लेके जाना है ऑर्गेनाइजेशन को तो ये दोनों चीज़ें मत रखिएगा। तो इनएफिशिएंसी, इनइफेक्टिवनेस कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को रोक देती है और पीछे खींच देती हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, दोनों चाहे कितने अलग क्यों ना हो लेकिन जब तक साथ हैं तभी तक वैल्यू है, एक के बिना दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है। वो ट्विन सिस्टर्स होती हैं ना, जो कहीं पे भी साथ रहते हैं, दो वैसे वो होती है अलग अलग है लेकिन रिलेशनशिप उनके बीच में होता है, एक के बिना दूसरी अधूरी होती है। तो ये भी क्या है, ट्विन सिस्टर्स टाइप ही हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। दोनों वर्ड्स का मीनिंग आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये वर्ड ना आपका ना लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी पढ़ लीजिए आप आगे जाके कॉमर्स फील्ड में, आपको ये वर्ड्स हर जगह इस्तेमाल होंगे ही होंगे। हर सेंटेंस में लिखा होता है ये काम करना है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करना है, तो उस वर्ड का मतलब अभी से सीख लीजिए अच्छे से। कोई भी डाउट को अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा, कमेंट सेक्शन में रखिएगा, हम उससे जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं, दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल एंड इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अभी तक हमने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने कुछ ऐसे ऑथर्स के बारे में बात की जिन्होंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है, और उसके बाद हमने मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट को थोड़ा माइन्यूट वे में जाके पढ़ा और 3 कॉन्सेप्ट वहाँ से हमें पता लगी।
प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इस वीडियो में हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ओके, अगेन वही सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी जो आपको डेफिनेशंस में मिली थी। जब मैं आपको बता रही थी कि ये वाली डेफिनेशन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, उसका पसंद होने का रीज़न यही था कि वो डेफिनेशन कहीं ना कहीं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर इन्वॉल्व करती है। कभी भी आप सोचिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चीज़ की डेफिनेशन लिखनी है, कुछ मत किया कीजिए, कैरेक्टर्स याद कर लिया कीजिए, उसको कंबाइन किया कीजिए, एक सेंटेंस फॉर्म करिए और अपनी डेफिनेशन तैयार करके दे दीजिए। उससे बेस्ट और उससे बेटर डेफिनेशन हो ही नहीं सकती हैं। सेम इज द सिनेरियो विद मैनेजमेंट। जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये सारे वर्ड्स मैंने उस टाइम पे भी हाईलाइट किए थे। तो ये यहाँ बोलता है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड चीज़ है। कोई भी इंसान जब अपनी लाइफ के बारे में सोचता है तो उसका एक पर्पस होता है। बहुत बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि अपना एम बताइए, लाइफ में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे हम बस उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आती है तो वो भी एक एम लेके आती है। जैसे वो 3rd क्लास से बच्चे से पूछें कि भैया आपको बड़े होके क्या बनना है, तो वो बोलता है ना, मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, जज बनूंगा। तो वैसे ही जब नई नवेली ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आती है तो उससे पूछा जाता है आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो वो बताती है कि मुझे इतने टाइम के अंदर इतना टर्नओवर क्रॉस करना है, मुझे इतने टाइम के अंदर इतना प्रॉफिट अचीव करना है, मुझे इतने टाइम के अंदर पूरे इंडिया में अपनी एग्जिस्टेंस बना लेनी है, मुझे इतने टाइम के अंदर MNC में कन्वर्ट होना है। तो ये क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं। और मैनेजमेंट यही गोल को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी प्रोसेस तैयार करता है। जानते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे मैं बता चुकी हूँ, और मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में आपकी मदद करता है। एक एग्जाम्पल मानिएगा, आप हैं, फर्स्ट से आपकी लाइफ का एम है CA बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, यही बनते हैं CA, CS, CWA। तो आपका एम था CA बनना, ठीक है, वो आपका एम है। अब आप अपनी पूरी दिनचर्या को ऐसे कैसे मैनेज करें कि आप CA बन जाएं इजीली, इस पे बात आती है। बिल्कुल आती है। तो आपको क्या करना है, अपने खाने पीने, नहाने धोने, इधर घूमने, ये करने, सबके टाइम को कैलकुलेट करना है, अच्छे से एक प्रोसेस तैयार करनी है, पूरा फ्यूचर फोरसी करना है, प्लानिंग करनी है और फिर एग्जीक्यूशन करना है उस प्लान का। और इस तरह से आप अपने पूरी चीज़ों को इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि अल्टीमेटली एक दिन आप क्या बन पाएंगे, CA बन पाएंगे। तो मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो कहीं ना कहीं उसे अचीव करने में मदद करता है। The functions and activities of manager lead to achievement of organizational objectives। ये बोलते हैं जो मैनेजर्स के फंक्शंस और एक्टिविटीज होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करते हैं। तो मैनेजर का हर एक टास्क आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव के एक तरफ पास लेके जा रहा होगा। मतलब मान लीजिए ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, तो ये मैनेजर है, ये हर एक स्टेप ऐसे रख रहा है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं उसके गोल की तरफ लेके जा रहा है। तो मैनेजर का हर एक स्टेप आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेके जाता है, आपके गोल की तरफ लेके जाता है। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वो है, इसको समझिएगा। जब भी कोई इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, जब भी कोई इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसके अपने अलग कुछ सपने होते हैं। मैं बोलूँ आपको मैंने मौका दिया है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो, आपका कुछ सपना होगा ना कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे 5 साल में अपना घर बनाना है, मुझे 10 साल में गाड़ी खरीदनी है, ये करना है, वो करना है। और
एट द सेम टाइम आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक सपना है, अभी देख चुके हैं, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सपना है कि मुझे और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बननी है, फिर से मैं एमएनसी बनना चाहती हूँ। तो ऐसे सिनेरियो में इंडिविजुअल गोल्स, मतलब आप जो अलग अलग लोग थे उनके गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स दोनों को कैसे इस तरह से फिट करे, कोऑर्डिनेट करे कि आपके इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो जाएं एंड एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो जाएं। दोनों को इस तरह से कोऑर्डिनेट करना इज व्हाट? मैनेजमेंट ओनली। तो मैनेजमेंट हर एक इंडिविजुअल के गोल्स को कंबाइन करती है और उसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ डायरेक्ट करती है। ऐसे में इंसान भी खुश हो जाता है क्योंकि उसके खुद के गोल्स उसे अचीव हो रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी खुश हो जाती है क्योंकि उसका जो मेन गोल था वो उसको क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो इस तरह से चीज़ें मूव करती हैं। मैनेजमेंट आपके गोल की तरफ आपको ले जाने वाला काम करती हैं एंड दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर मैनेजमेंट। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि एक और चीज़ है यहाँ पे, ये फंक्शन, ये भी देख लीजिए, जितने भी मैनेजरल फंक्शंस होते हैं, जितने भी ये प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग है, ये कहीं ना कहीं इनका एम होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल के एक कदम पास लेके जाना, एक कदम उसके पास लेके पहुंचाना। सो बेसिकली मैनेजमेंट में जितनी भी आप चीज़ें करेंगे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने वाली हैं उसके गोल तक अचीव, मतलब उसका गोल अचीव करने में। एंड दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर मैनेजमेंट। इसके बाद और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वन बाय वन हम पढ़ेंगे और ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स समझना, कंटेंट इनमें देखना और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ द बेसिक चैप्टर। इस चैप्टर में आपने जितना पढ़ लिया वो आप हर एक चैप्टर में यूज़ कर सकते हो, वो सिर्फ इसी चैप्टर में यूज़ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आप मानो पूरी बुक के लिए पढ़ रहे हो, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत डिटेल में जाके पढ़ना। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नहीं आया या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इफ़ यू रिमेंबर, प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट वाज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मतलब हमेशा मैनेजमेंट का मेन मुद्दा रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हमें अचीव करना है। यहाँ हम उसके सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है, कभी सुना नहीं होगा, लेकिन आज सुन लेते हैं क्या होता है ये बोलते हैं कि क्या मैनेजमेंट सिर्फ एक ही टाइप की कंपनी पे अप्लाई होता है या क्या मैनेजमेंट सिर्फ लार्ज कंपनीज के लिए होता है। क्योंकि लोग जब बोलते हैं कि मैनेजमेंट जैसे भारी भरकम वर्ड सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए होते हैं, तो क्या वो सही बोलते हैं? द आंसर इज नहीं। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो छोटे लेवल की कंपनीज पे भी अप्लाई होती है और बड़े लेवल की कंपनीज पे भी अप्लाई होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी होगी और सर्विस सेक्टर पे भी होगी। तो मैनेजमेंट इज समथिंग जो हर जगह अप्लाई होती है और उसे हर एक जगह के लिए रखा जाता है। तो व्हेन वी से मैनेजमेंट इज परवेसिव, वी मीन कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी स्किल है जो हर तरह की कंपनी पे अप्लाई होती है। As you can see in this slide, हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं कुछ अलग अलग एरियाज जहाँ पे मैनेजमेंट का यूज होता है। फर्स्ट है बिग ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे तो हमें मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए होगा। बिना मैनेजमेंट के बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ, स्टूडेंट्स का यूजुअली डाउट रहता है कि मैम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट यहाँ पे क्यों चाहिए रहता है? तो बेटा मैनेजमेंट हर जगह चाहिए रहता है। आप बोले आप एक बच्चे हैं, ठीक है, और एक है आपके पापा जो 10 काम करते हैं। आप भी एक्चुअली 10 काम करते हो, खेलने, पढ़ने, खाने पीने का,
और वो भी 10 काम करते हैं, फिर से ऑफिस का, घर का, इधर का, उधर का। फिर आप बोलो कि बस पापा को ही मैनेजमेंट की जरूरत है, बच्चे को नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट तो सबको चाहिए ना, जो भी डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहा है। तो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हर जगह ही रिक्वायर्ड होता है। इसलिए मैनेजमेंट इज व्हाट? परवेसिव। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये बोलते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब जहां पे गुड्स बनते हैं, मतलब एक फैक्ट्री है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पे गुड्स क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं। यहां पे भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, हर एक स्टेप में आपको मैनेजमेंट स्किल्स दिखानी पड़ेंगी। एट द सेम टाइम ये है सर्विस यूनिट, मतलब ये एक ऐसी यूनिट है जहां पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है। तो चाहे बिग ऑर्गेनाइजेशन हो या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या फिर हमारा सर्विस यूनिट हो, हर एक जगह मैनेजमेंट की क्या होती है? इंपॉर्टेंस होती है। अब इसका कंटेंट पढ़ते हैं हम। ये बोलता है मैनेजरल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। फोकस करना वर्ड पे, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट तो रिक्वायर्ड होगा ही होगा। इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल्स। ये एक और इंटेंस बात कर रहे हैं। अभी तक हमने बात करी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगा, हम मान गए। अब ये उसके अंदर की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये देखिए, ये है हमारी बिग ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बिग ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। तो ना सिर्फ ये बोलते हैं कि बिग ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट करना है, बल्कि ये भी बोल रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट को भी मैनेजमेंट करना है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। इसके अलावा एक और चीज इन्होंने बोली, इन्होंने बोला जैसे ये एक डिपार्टमेंट मान लेते हैं हम, ठीक है। अब डिपार्टमेंट्स में भी क्या होते हैं? अलग अलग लेवल्स होते हैं। एक बिल्कुल छोटे लेवल का इंसान होगा, एक उसका बॉस होगा, एक उसका भी बॉस होगा और एक मेन हेड होगा। तो ये बोलते हैं मैनेजमेंट हर एक लेवल पे भी अप्लाई होती है। सो इन शॉर्ट, मैनेजमेंट हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होगी, मैनेजमेंट हर तरह के डिपार्टमेंट पे अप्लाई होगी, एंड एट द सेम टाइम मैनेजमेंट हर लेवल पे भी अप्लाई होगी। तो 3 चीजें हैं जो यहाँ पे आपको याद रखनी है कि मैनेजमेंट हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो रही है, हर डिपार्टमेंट में हो रही है और हर लेवल पे भी हो रही है। तो तीनों चीजें लिखना जरूरी है, कोई भी चीज स्किप मत कीजिएगा। Then they say management is required in all organization, whether big or small, manufacturing or service organization, profit or non-profit making organization. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब बात करते हैं प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ये बोलते हैं ऐसी भी कुछ कंपनीज होती हैं जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करने का, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है इन्हें। एंड एट द सेम टाइम ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए आती हैं। सेक्शन 8 कंपनी, इफ यू रिमेंबर 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने, तो सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? एनपीओ, जिनका मेन मोटिव होता है कि हमें सोसाइटी का भला करना है, हमें पैसे नहीं कमाने हैं। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता, इनका मेन मोटिव होता है लोगों की भलाई करने का। तो ये बोलते हैं चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों पे ही मैनेजमेंट लगेगा। इवन आप बोलें कि जो ये एनजीओज होते हैं, जो ये अलग अलग सोसाइटीज होती हैं, ट्रस्ट होती है, व्हाट डू यू थिंक वहां पे मैनेजमेंट के लिए कोई नहीं होता? होते हैं। हर जगह आप चले जाइए, रेस्टोरेंट से लेके या किसी पार्क से लेके या फिर किसी बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में आपको हर एक जगह मैनेजर्स जरूर मिलेंगे। Then they say concept of management is used in whole world, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाता है। मैनेजमेंट वो एक स्किल है जो कि पूरे वर्ल्ड में अप्लाई की जाती है। मैनेजर्स वो लोग होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अपने लिए काम ढूंढ लेते हैं।
What managers do in India, USA, Germany और Japan is same. How they do it may be quite different. ये बोलते हैं मैनेजर्स का काम हमेशा सेम रहता है, क्या करने का, मैनेजमेंट करने का, चाहे वो इंडिया के मैनेजर्स हो, जर्मनी के हो, यूएसए के हो, लेकिन वो मैनेजमेंट करते किस तरह से हैं वो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। अब आप देखिए, एक इंसान था जो 11th क्लास से उसने अपने पापा के बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और मैनेज करना भी शुरू कर दिया। मैनेजमेंट तो इसको भी आती है। और दूसरा इंसान है जो एमबीए करके आया है किसी फॉरेन कंट्री से, वो भी मैनेजमेंट कर रहा है। तो मैनेजमेंट कर तो दोनों ही रहे हैं, काम मैनेज दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन करने का तरीका अलग हो सकता है। तो मैनेजर्स वर्ल्ड ओवर जो रहते हैं सब सेम काम करते हैं, लेकिन करने के तरीके में उनका क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हर जगह की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। यूएसए में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है इंडिया में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं हो, लेकिन मैनेजमेंट तो फिर भी चाहिए ना। तो इनका कहना सिर्फ यही है, हर जगह होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, ऑर्गेनाइजेशन में भी हर डिपार्टमेंट में होती है, और हर डिपार्टमेंट के हर लेवल में भी होती है। तो मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इट इज परवेसिव। तो आई होप आपको ये वर्ड का मतलब पता चल गया होगा। मैनेजमेंट इज प्रेजेंट everywhere, that is pervasive and it's very simple। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मेरे टाइम पे भी बहुत आए थे, तो इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। इसके बाद और भी हमारे कुछ पॉइंट्स पेंडिंग हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड इफ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स ले सकते हैं, दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है आपकी तरफ से, तो कमेंट बॉक्स इज देयर, आप उसमें अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, हम उसकी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट के एक और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अभी तक हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, वन इज गोल ओरिएंटेड और दूसरा है परवेसिव। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट के उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में दिया हुआ है, दैट इज मल्टी डायमेंशनल। क्या मतलब है इसका, आइए समझते हैं। ये बोलते हैं मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी। जिन लोगों को लगता है कि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट वन सिंगल एक्टिविटी, आप गलत सोच रहे हैं। मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी का नाम नहीं होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। अगर आपको याद हो, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे मैनेजमेंट की, तो हमने वहां पे पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस में आते हैं बहुत अलग अलग तरह के स्टेप्स, बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। मैनेजमेंट में सिर्फ एक सिंगल स्टेप नहीं आता है, एक सिंगल एक्टिविटी नहीं आती है, बट इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज। कितनी मेन एक्टिविटीज हैं इनकी? 3 मेन एक्टिविटीज हैं। एक्चुअली देखा जाए तो सब पार्ट्स में इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, लेकिन अपन ऐसे लूज तो नहीं छोड़ सकते थे, तो अपन ने क्या किया, इसे कैटेगराइज किया, 3 एक्टिविटीज क्रिएट की, 3 हेड्स क्रिएट किए, और सारी की सारी एक्टिविटीज को उन हेड्स के अंदर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। सो यहाँ ये बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये 3 हेड्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं मैनेजमेंट से। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैनेजमेंट जिन लोगों को लगता था एक सिंगल एक्टिविटी का नाम है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैनेजमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके बनाया गया है, और उन बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हमने 3 एक्टिविटीज में कैटेगराइज किया है, उसके सब पार्ट्स बना के। और वो 3 एक्टिविटीज हैं हमारी मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। थोड़ा सा नाम पे ही जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा, आप रिलेट कर पाएंगे। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब किससे रिलेटेड होगा, काम से रिलेटेड होगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब किससे रिलेटेड होगा, लोगों से रिलेटेड होगा। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब किससे रिलेटेड होगा, अपने कंपनी में जितने भी ऑपरेशंस चलते हैं उनसे रिलेटेड होगा। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। आइए समझते हैं इसे नेक्स्ट स्लाइड से। मैनेजमेंट को हमने 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस।
पहले बात करें वर्क के बारे में तो इसमें आते हैं 3 काम, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 एक्टिविटीज में डिफाइन करना ये है कि 3 हेड्स बनाए हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, तो ये वो बहुत सारी चीजें हैं जो ये 3 हेड्स के अंदर कवर की गई हैं। फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आता है प्लानिंग, मतलब चीजों को प्लान करना, काम कैसे करेंगे वो प्लान करना। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब बेसिकली हमें ऐसा कौन सा कैसा स्ट्रक्चर बनाना है जो एफिशिएंटली परफॉर्म करे, किसको किसे रिपोर्ट करना है, किसे किसको रिपोर्ट करना है, ये पूरा डिटेल्ड वे में हम स्ट्रक्चर तैयार करें। और उसके बाद है कंट्रोलिंग, मतलब हम नज़र रखें, मॉनिटरिंग करें सब इंसान अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या क्या आता है, प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है और कंट्रोलिंग आता है। और ये तीनों चीजें किससे रिलेट करती हैं, काम से रिलेट करती हैं। सेकेंड ये बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मतलब लोगों से रिलेट करने वाली चीज। तो लोगों से रिलेट करने वाली चीज क्या होगी, स्टाफिंग, मतलब किस पोजीशन पे हमें किस इंसान को बिठाना है। और डायरेक्टिंग, मतलब हमें किस इंसान को किस वे में लीड करते चलना है, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में, उनको मोटिवेट करने के बारे में, या उनसे काम कैसे करवाना है, उनको डायरेक्शन कैसे देनी है उसके बारे में। तो ये दोनों ही फंक्शन क्या है, लोगों से रिलेट करते हैं। सो ये किस में काउंट हो जाएंगे, ये हमारे मैनेजमेंट ऑफ पीपल में काउंट हो जाएंगे। एंड लास्ट आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जिसमें आता है प्रोडक्शन, सेल्स, परचेजेस, मतलब हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे, सेल कैसे करना है और रॉ मटेरियल्स परचेज कैसे करने हैं। अगर तीनों पे गौर किया जाए तो ये तीनों एक्टिविटीज कहीं ना कहीं ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, तो इसको हमने किसके अंदर ग्रुप कर दिया है, मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन के अंदर ग्रुप कर दिया है। सो मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। मैनेजमेंट में हम बहुत सारे काम करते हैं जिसको हमने 3 हेड में बाइफिकेट किया है, वर्क, पीपल और ऑपरेशन में। और फिर मैनेजमेंट के जितने भी सब पार्ट्स होते थे उन्हें हमने बाइफिकेट कर दिया है काम के हिसाब से। काम का है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, लोगों से रिलेटेड है तो स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, और अगर ऑपरेशन से रिलेटेड है तो प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल्स, परचेजेस और सेल्स के बारे में होगी ये चीज। लेकिन क्या इतना एक्सप्लेनेशन काफी है? अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट डू यू थिंक, हम मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों बोलते हैं, तो क्या इतने से एक्सप्लेनेशन से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसके बाद हम इसे और ग्रुप करके पढ़ते हैं। ये बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ये इंसान क्या कर रहा है, काम कर रहा है, क्लॉक चल रही है और ये कंटिन्यूसली काम कर रहा है। तो मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। मैनेजमेंट की एक्टिविटीज का मेन एम क्या रहता है, जितने भी काम हैं, जितने भी टास्क हैं, उनको ढंग से क्या करना, कंप्लीट करना, पूरा करना। सेकेंड ये बोलते हैं मैनेजमेंट मेक श्योर दैट वर्क इज अकम्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आई होप अब तक तो आपको इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता चल ही गया होगा, क्योंकि इसके डिफरेंसेस, इसका मीनिंग और इसके रिलेशनशिप तीनों ही हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब होता है काम को इस तरह से कंप्लीट करना कि वो या तो बिल्कुल टाइमली कंप्लीट हो जाए, एंड एट द सेम टाइम, या तो नहीं, एक्चुअली मतलब दोनों ही सिचुएशन में हमें देखना पड़ेगा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो रहा है, टाइम बाउंड पीरियड में हो रहा है, और कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम इंश्योर करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। सेकेंड आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मतलब यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ हम इंसानों के बारे में बात करेंगे। पीपल रेफर टू ह्यूमन रिसोर्सेज, ये तो कोई भी बता देगा। पीपल का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। और ये बोलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट असेट होता है। तो अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेट की हम बात करें तो वो कौन होते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। आप एक बात बताइए, हमने एक पूरा सेटअप जमा दिया है, हमने बोला कि हमें लोग चाहिए ही नहीं, हमें लेबर चाहिए ही नहीं, हम पूरा काम मशीनरी से करवाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मशीनरी को चलाने के लिए भी तो ह्यूमन ही लगेंगे ना।
तो आप ये बताइए, क्या कोई भी फैक्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना लोगों के चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। व्हाट डू यू थिंक, ये जो आईटी कंपनीज होती हैं जो इतना फ्लरिश करती हैं सिर्फ इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सर पे, क्या वो भी बिना ह्यूमन लेबर के काम कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। तो ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट तो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में होगी ही होगी। फिर ये बोलते हैं मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क अकम्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। ये बोलते हैं मैनेजमेंट का एक बहुत की रोल होता है लोगों से काम कराने में। आप बताइए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हर एक इंसान की कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेसेस होती हैं, मानते हैं? बिल्कुल मानते होंगे। हर एक इंसान कुछ चीज़ों में अच्छा होता है और कुछ चीज़ों में बुरा होता है। आपकी कंपनी कितनी अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स रखती है वो इससे पता चलेगा कि वो आपकी वीकनेसेस पे फोकस कर रही है या आपकी स्ट्रेंथ पे फोकस कर रही है। अच्छी मैनेजमेंट वो होगी जहां पे वो आपकी स्ट्रेंथ पे फोकस करके आपसे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम करा लेंगे और आपकी वीकनेसेस को साइडलाइन कर देंगे। तो ऐसे चलेगा पूरा काम, और मैनेजमेंट चाहता भी यही है करना। मैनेजमेंट का मेन रोल यही रहता है कि कैसे लोगों से हम बेस्ट वे में काम करवा सके। मैनेजिंग पीपल हैज 2 डायमेंशन। ये बोलते हैं इसके भी सब पार्ट्स हैं, इसमें भी और चीजें हैं। जब हम लोगों की मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम 2 डायमेंशंस पे फोकस करते हैं। वन इज टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉय इंडिविजुअल्स नीड, टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। ये बोलते हैं एक तो ये इंसान है जो अकेला खड़ा है, इसके कुछ इंडिविजुअल नीड्स होंगे। इसने जब कंपनी ज्वाइन की होगी तो इसने अपने बारे में कुछ कुछ सोचा होगा कि मैं इतना ग्रो करूंगा, मैं अपना करियर ऐसा बनाऊंगा, मैं ये अटेन करूंगा, मैं वो अटेन करूंगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये बैठे हुए हैं ग्रुप में लोग, इनके कुछ गोल्स होंगे, इन्होंने कुछ सोचा होगा अपने ग्रुप के बारे में कि इस पूरे ग्रुप को हमें यहां तक लेके जाना है। तो जब हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात करते हैं तो ना सिर्फ हम इंडिविजुअल नीड्स के बारे में बात करते हैं बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में भी बात करते हैं। अगर आप एक तरफ फोकस कर रहे हो, दूसरी तरह इग्नोर कर रहे हो, देन इन दैट सिनेरियो आप ये याद रखिएगा, आप अच्छी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। सो बेसिकली अगर आपको अच्छी मैनेजमेंट करनी है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपको इंडिविजुअल नीड्स को भी साथ लेके चलना है, एट द सेम टाइम आपको ग्रुप गोल्स को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ काम करने में लगा हुआ है। तो ऑपरेशंस रेफर टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट, converting them into semi-finished products and finished products। ऑपरेशन का मतलब ही कहीं ना कहीं ये होता है कि हम रॉ मटेरियल्स लेके आए, उन्हें हम फिनिश प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड डिसाइडिंग what work has to be done, how it has to be done, who will do it। ये बोलते हैं मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट हमें कैसे काम करना है, किससे काम करवाना है, किस वे में करवाना है और कैसे हम अच्छे से रिजल्ट अटेन कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी ना होके इट्स अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, और उन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को हमने 3 पार्ट्स में सम अप किया है, वर्क, ऑपरेशन एंड पीपल में। पीपल में ऑब्वियसली हम पीपल के बारे में बात करेंगे, ऑपरेशन में हम हमेशा प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, और वर्क में हम हमेशा किस तरह का नेचर का वर्क है, कैसे है, क्या नहीं है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो कहा जा सकता है इतना पढ़ने के बाद कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मतलब ये एक तरह की तरफ नहीं देखती है, ये अलग अलग डायरेक्शंस में देखती है, अलग अलग चीज़ों को देखती रहती है। सो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें लिखने वाले हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप magnetbrains.com पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट के एक और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, दैट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, सो प्रोसेस वर्ड पे तो बहुत ज़्यादा चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि डेफिनेशन में इतनी बार प्रोसेस वर्ड आया था। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड कंटिन्यूअस? आई गेस सबको इसका मतलब तो पता होगा, लेकिन इस रेलेवेंस में जहाँ पे ये इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे इसका क्या मतलब है, आइए एक डायग्राम से समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट में बहुत अलग अलग टाइप के स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। याद है आपको? उसके साथ कोऑर्डिनेशन भी ऐड कर देते हैं। तो बस उन्हीं को एक बार ध्यान में रखिएगा, वो एक्चुअली सीक्वेंस में होती हैं। पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी। तो ऐसे सीक्वेंस में चलती हैं चीजें। अब ये इंसान था जो कि नया नया आया था कंपनी में मैनेजर बन के, इसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था चीजों का, लेकिन इसने सोचा मैं एक अच्छा मैनेजर बन सकता हूं। अब इसकी कंपनी में चल रही थी उस टाइम पे प्लानिंग किसी चीज को लेके, फॉर से एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? नया प्रोडक्ट ऐड होने जा रहा है। तो ये इंसान बहुत खुश थे, एज यू कैन सी उसके फेस से कि काफी हंस रहा है, इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और इसने सोचा चलो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में इसने इतनी डिटर्मिनेशन शो करी, 2-3 हफ्ते तो लगातार लगा रहा, दिन रात काम करता रहा। इसको लगा कि भैया प्लानिंग करेंगे, अच्छी प्लानिंग करेंगे तो नाम होगा, ठीक है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन जिस दिन प्लानिंग खत्म हुई, जिस दिन इसने पूरे प्लान्स रेडी करके दे दिए, पूरे ब्लूप्रिंट्स रेडी करके दे दिए कि कैसे आगे चीजें चलेंगी, उस दिन शाम को ये चला गया पार्टी करने, सेइंग प्लानिंग खत्म, नाउ आई कैन रिलैक्स। तो ये पार्टी करने वहां पे गया तो इसे ऑफिस का एक इंसान मिल गया और उसने उससे रीजन पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, पार्टी करने क्यों आए हैं, ऐसा क्या ओकेजन था? इसने बोला मैं पार्टी करने इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने 3-4 हफ्ते लगा के पूरी डिटर्मिनेशन के साथ प्लानिंग कंप्लीट करी है। तो अब मैं रिलैक्स कर सकता हूं, आई कैन सेट बैक, और मैं आराम से अपने जीवन को क्या कर सकता हूं, एंजॉय कर सकता हूं कुछ दिनों के लिए। इन्होंने बोला लाइक सीरियसली नए आए हैं क्या आप? क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप नए आए हैं। तो ये अचानक से बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मतलब प्लानिंग हो गई है कंप्लीट, एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है, भाई इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एंजॉय तो करना था। पर ये बोलता है बेटा ऐसा नहीं होता है, प्लानिंग के बाद आती है ऑर्गेनाइजिंग। अगर आप प्लानिंग करके ही इतने खुश हो जाएंगे और उसके बाद अपने सेकेंड स्टेप के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या आप लास्ट लेवल तक पहुंच पाएंगे? आप खुद ही सोच के देखिए, आपने फर्स्ट क्लास कंप्लीट जिस टाइम करी थी तो क्या आप इतने खुश हो गए थे कि भैया हो गई मेरी स्कूलिंग कंप्लीट, अब तो मैं जाके कॉलेज में एंजॉय करूंगा? नहीं ना। सेकंड क्लास के लिए प्रेपरेशन स्टार्ट किया, सेकंड कंप्लीट हुई तो थर्ड के लिए किया, 10th कंप्लीट हुई तो 11th के लिए किया, 11th कंप्लीट हुई तो 12th के लिए कर रहे होंगे। तो बेसिकली आपने हर एक स्टेप में ये चीज देखी कि उसके बाद कोई नया स्टेप खड़ा हुआ था आपके सामने, आप एक स्टेप कंप्लीट करके रिलैक्स नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने सेम बात समझाई इस नए मैनेजर को कि बेटा आप गलत जगह रिलैक्स कर रहे हैं और आप गलत टाइम पे रिलैक्स कर रहे हैं। अभी आपने मैनेजमेंट के सिर्फ एक ही स्टेप को कंप्लीट किया है, इसके बाद जर्नी बहुत लंबी है। कहते हैं ना दिल्ली बहुत दूर है, तो बिल्कुल ऐसा है कि मैनेजमेंट के लास्ट स्टेप जो कि गोल अचीव करने वाला स्टेप है, उसको अचीव करने में अभी बहुत टाइम है। अगर आपने प्लानिंग कितने अच्छे से भी क्यों ना करी होगी, अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान नहीं लगाओगे तो आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, कोई काम नहीं आएगी। तो ये यहाँ पे उनको समझा रहे थे कि नो यू कैन नॉट रिलैक्स, वी हैव टू डू ऑर्गेनाइजिंग नाउ, हमें नेक्स्ट स्टेप पे जंप करना है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि मैनेजमेंट एक स्टेप के बारे में नहीं है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डिफरेंट स्टेप्स आते जाते हैं, पुराने वाला खत्म होगा तो नए वाला शुरू हो जाएगा, लेकिन शुरू होगा नेक्स्ट वाला। आप एक स्टेप के बाद रिलैक्स नहीं कर सकते हैं।
मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. एज यू कैन सी दिस पर्सन पहले ये काम कर रहा था, फिर खत्म हुआ तो ये किया, फिर ये खत्म हुआ तो ये किया, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ. तो ये एक ही टाइम पे बहुत सारे काम क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन. ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो किसी स्टेप में जाके खत्म हो जाएगा. अब आपका क्वेश्चन उठेगा, मैम एक बार हमने गोल अचीव कर लिया तो उसके बाद क्या मैनेजमेंट? तो बेटा एक बार अगर आप गोल अचीव कर लेते हो ना तो उसके बाद आपका दूसरा गोल बन जाता है, फिर आपकी दोबारा से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है. तो ये जो साइकिल है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग की, ये ऐसे घूम के वापस ऐसे ही आती है. तो जहां पे कंट्रोलिंग पे खत्म होगी साइकिल तो दोबारा प्लानिंग पे शुरू हो जाएगी. तो यू कैन नॉट से कि इट विल एंड सून. इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. All the functions of management are performed continuously. For example, planning होगी, उसके बाद organizing होगी, उसके बाद staffing होगी, उसके बाद directing होगी और उसके बाद controlling होगी. And again telling you, controlling जैसे ही खत्म होगी वापस से planning start हो जाएगी. और सारे managers इसी तरह से काम करते हैं सारे टाइम पे. Then they say sometimes they are doing planning, then staffing or organizing etc. कहने का मतलब सिर्फ इतना है, एक चीज खत्म हुई तो दूसरी चीज स्टार्ट हो जाएगी. हो सकता है स्टेप्स में वो कभी कभी इधर उधर कर दे चीजों को, अगर आपको लगता है नेक्स्ट स्टेप इज ऑलरेडी रेडी, लेकिन आपको ये साइकिल जो पूरी है वो चलानी पड़ेगी ही पड़ेगी. Managers perform ongoing series of functions continuously in the organization. ये काम मैनेजर्स का होता है कि एक स्टेप खत्म हुआ है तो दूसरे पे जंप करना, फिर वो स्टेप खत्म हुआ है तो तीसरे पे जंप करना, और जब लास्ट स्टेप खत्म होता है तो उसके बाद दोबारा से साइकिल को फिर से शुरू कर देना. तो हमेशा याद रखना, मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार शुरू की तो खत्म हो जाएगी. इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब वो चलती जाएगी चलती जाएगी. इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. सो ये था हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यूड रहती है, जो चलती रहती है, खत्म नहीं होती है. आई होप आपको इसका मतलब समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप magnetbrains.com पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं. दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इसके अलावा अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है हम लोगों के लिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में. मैम कब से तो यही पढ़ रहे हैं, तो बेटा अभी और भी हैं बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, और हर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एज आई हैव टोल्ड यू पीपल अर्लियर ऑल्सो कि मैनेजमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं ना कहीं इस पूरे बुक में आपके काम आने वाला है. तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल ऐसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इससे पिक की गई लाइंस आप हर एक चैप्टर में चिपका सकते हैं, हर एक चैप्टर में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर 5th पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, विच इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. ओके, पहले हमने बोला इट्स एन एक्टिविटी, फिर हमने बोला सिंगल एक्टिविटी नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, फिर हमने उनका भी बाइफिकेशन कर दिया. अब हम ये बोल रहे हैं कि ये अपने आप में ग्रुप एक्टिविटी है, इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है. इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं. अब क्या हुआ, ये कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे, हमेशा खुश रहते थे, मज़े में रहते थे, इनकी आपस में जलब भी बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छा इनका ट्यूनिंग था. तो इन्होंने क्या किया है, ये बोलते हैं चलो लेट्स डू मैनेजमेंट. मिलके क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं. मतलब तीनों ही एक ही कंपनी में काम कर रहे थे और तीनों ने डिसाइड किया कि लेट्स डू मैनेजमेंट, सब लोग मिलके काम करते हैं. और यही इनके अपोजिट था इनका एक राइवल जिसे किसी के साथ काम करना पसंद नहीं था. ये एक ऐसा इंसान था जिसे हमेशा इंडिविजुअल क्रेडिट चाहिए होता था हर चीज का. इसे लगता था काम करो तो अकेले करो, किसी और के साथ करने में वो मजा नहीं है.
तो ये इंसान, और ये किसी का क्रेडिट बर्दाश्त भी नहीं करता था, इसको चाहिए होता था कि लोग इसको अलग से अप्रिशिएट करें, अलग से प्रेज करें, किसी और के साथ ग्रुप में प्रेज ना करें। इन लोगों को चल जाती थी वो चीज़, जब लोग तारीफ करते कि तुम तीन बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये तीनों खुश हो जाते थे। लेकिन इससे हमेशा चाहिए होता था लोग मुझे बोलें कि तुम इंडिविजुअली बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब ऐसे सिनेरियो में जब इसे अलग से सुनने की तारीफ आदत है हमेशा से, तो इसने बोला मैनेजमेंट भी मैं अलग से ही करूंगा, मैं मैनेजमेंट में किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो मैनेजमेंट में मैं क्या करूंगा, अलग से ही करूंगा। जैसे इसने ये बात बोली, इन तीनों की हंसी निकल गई। देख रहे हैं आप, ये तीनों हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि इनको समझ में आ गया कि इस इंसान को मैनेजमेंट की कुछ समझ नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि जब मैं कुछ डिसाइड करती हूं, अनलेस एंड अनटिल मेरे आसपास वाले कोऑपरेट ना करें, क्या मेरा डिसीजन इंप्लीमेंट हो पाएगा? मैंने अपने मन में प्लानिंग कर लिया कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन मेरे अराउंड जो लोग हैं, अगर वो मुझसे मेरी बातों से अग्री ही नहीं करेंगे, तो क्या मेरे लिए वो सारी चीजें करना पॉसिबल हो पाएगा? जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हो, स्पेशली मैनेजर का काम कर रहे हो, आपने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ ऐसे चाहिए, ये चीज़ ऐसे चाहिए, इसकी प्लानिंग ऐसे करूंगा, उसकी प्लानिंग ऐसे करूंगा। आपने ये सारा खुद सोचा है? क्या आपने बाकी सबको कंसल्ट किया है? क्या आपने बाकी सबको बताया कि ये सब होने वाला है, या बाकी सबको उस चीज़ के बारे में उनका इन्वॉल्वमेंट लिया है चीज़ों में? नहीं लिया। तो आपने जो प्लान्स बनाए हैं, क्या आपको लगता है वो एग्जीक्यूट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो ये यहाँ पे तभी हंसे क्योंकि इनको समझ में आ गया कि ये इंसान को मैनेजमेंट की समझ नहीं है। इसको यही समझ में नहीं आया कि मैनेजमेंट एक सिंगल इंसान का काम नहीं है, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। सब लोग मिलके अगर कॉपरेशन करते हैं तो कहीं जाके मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। ये प्लानिंग कर लेगा, ऑर्गेनाइजिंग के लिए तो इसको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, बट चलो मानते हैं ऑर्गेनाइजिंग भी कर लेगा। स्टाफिंग के लिए तो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सारी चीजें ये इकलौता इंसान कैसे कर पाएगा? और चलो मैंने मान लिया ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, इसने सारी चीजें कर भी ली, लेकिन क्या सिर्फ इसी के प्लान्स बनाने से, क्या इसी के ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बनाने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, अनलेस एंड अनटिल पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसका साथ ना दे। तो इसलिए ये तीनों अपने उसमें सही थे और ये इंसान गलत सोच रहा था। मैनेजमेंट अकेले नहीं किया जा सकता है। आइए पढ़ते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है। दे से मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन मैनेजरल एक्टिविटीज। मैनेजमेंट का मतलब है कि बहुत सारे लोग मिलके जब मैनेजरल एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के बारे में सोचते हैं, तो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। तो मैनेजमेंट एक सिंगल इंसान का काम नहीं है। ये देखिए 4 लोग खड़े हुए हैं, चारों उस चीज में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं अपनी, चारों अपने प्लान्स बता रहे होंगे, चारों अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे होंगे, अपना ओपिनियन बता रहे होंगे, तो कहीं जाके हमारा मैनेजमेंट हो पा रहा है। Each individual performs his or her role at his or her status and department, then only management function can be executed. I am not saying कि ये चारों की इक्वली सुनी जा रही होगी या चारों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे एक ही चीज में। अगर ये परचेज डिपार्टमेंट से है तो ये अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है तो ये अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगी, ये सेल डिपार्टमेंट से है तो ये अपनी रिक्वायरमेंट बताएगी, और ये एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट से है तो ये अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा, अपने सजेशन देगा। तो इन सबके पर्सपेक्टिव को जब हम मिला देते हैं तो कहीं जाके हमारा एक अच्छा सा मैनेजमेंट प्लानिंग और वो सब बनता है। सो बेसिकली हर एक इंसान अपने लेवल पे रह के, अपने स्टेटस पे रह के, अपने डिपार्टमेंट में रह के अपनी चीज़ों का, अपने ओपिनियंस को देने का काम करता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट फंक्शन कंप्लीट हो पाता है या फिर एग्जीक्यूट हो पाता है। देन दे से even the result of management affects every individual and every department of the organization, so it always refers to a group effort and not an individual effort of one person. ये बोलते हैं
हमें अगर मैनेजमेंट को अच्छे से रिजल्ट दिलवाना है, अगर हमें चाहिए जो चीज़ हमने सोची थी वो हम अटेन करें, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हम मैनेजमेंट में हर एक इंसान को उसका रोल निभाने की परमिशन दें। और जब सब लोग अपना रोल निभाएंगे तो कहीं जाके ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा। इंडिविजुअल एफर्ट्स को कंबाइन कर दिया जाएगा, उसके बाद ही तो मैनेजमेंट कुछ कर पाएगा, उसके बाद ही तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऑब्जेक्टिव अटेन कर पाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम एक इंसान पे फोकस ना करके सब लोगों को उनके लेवल की इंपॉर्टेंस दें। इसलिए कहा गया है मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल पर्सन्स एक्टिविटी, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। बहुत सारे लोग मिलके इस एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तभी जाके मैनेजमेंट कहीं कुछ अचीव कर पाता है। सो दिस वाज आवर like point number 5, that is management is a ग्रुप एक्टिविटी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टे ट्यून फॉर ऑल दोज थिंग्स। एंड अगर आपको कोई भी like डाउट है या फिर कोई सजेशन है आपका हमारे लिए, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप magnetbrains.com पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Thank you so much for watching this video. Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 6th कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इससे पहले हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। परवेसिव, ग्रुप एक्टिविटी, पर like और भी बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी। तो फाइनली अब हम यहाँ पे हमारे 6th कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है डायनामिक फंक्शन के बारे में। ये कहते हैं कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। मैम ये नाम तो पहली बार सुना है, ये वर्ड तो पहली बार सुना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ये वर्ड सुन लिया है, इसका मतलब समझ लेते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जाए कि हमें समझ नहीं आ रहा है इस वर्ड का मीनिंग। ओके, पहले एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। फर्स्ट से 1950 का दौर था, 1950 का दौर था। हम आप कोई भी पैदा नहीं हुए थे, बहुत पहले ज़माने की बात है। लेकिन इंडिपेंडेंस हो चुका था। याद हो तो 1947 में इंडिया फ्री हो गया था ब्रिटिशर्स के राज से। उस टाइम पे ये बोलते हैं कि उस टाइम पे भी मैनेजमेंट तो हुआ ही करता था। मैनेजमेंट उस टाइम तो रहता ही था ना, ऐसा थोड़ी ना मैनेजमेंट आजकल की कॉन्सेप्ट है, अभी अभी आई है, नहीं ना। मैनेजमेंट तो बहुत सालों से चलता आ रहा है, हमेशा से ही चलता आ रहा है। करने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन आ तो हमेशा से ही रहा है ना यूज में। फिर ये बोलते हैं एक सिनेरियो मान लो 2010 का, 2010 का नहीं तो 2020 का मान लो, अब की डेट में देख लो। अब है मैनेजमेंट का ढंग ये वाला। यहाँ पे एक इकलौता इंसान है जो खुद ही सारी चीजें डिसाइड करके अपने सूटकेस में पैक करके घूम रहा है। वेयरएस यहाँ पे दूसरे इंसान को उतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उसके सजेशन लिए जा रहे हैं, अपने सजेशन दिए जा रहे हैं, दोनों का मिक्सचर बना के एक प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको डिफरेंस तो समझ में आ ही रहा होगा कि 1950 में मैनेजमेंट करने का ढंग थोड़ा अलग हुआ करता था और 2010-20 में उसका ढंग अलग है। आया कि नहीं समझ में? इसको अलग वे से समझना है तो ऐसे भी समझ लीजिए कि 1950 में हर इंसान अपने आप को ज्यादा वैल्यू दिया करता था और खुद ही मैनेजमेंट की हर एक चीज डिसाइड कर लिया करता था। लेकिन यहाँ पे 2010-20 में हमने डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब लोगों को ये पावर देनी शुरू कर दी कि आइए आप भी इन्वॉल्व होइए। यहाँ की जो कंपनीज हुआ करती थी, ये सिर्फ टॉप लेवल पे जो होते थे ना लोग, सिर्फ उनको वैल्यू देती थी। बोलती थी जितना डिसीजन मेकिंग का काम करना है ना तुम करो, क्योंकि तुम्हारे नीचे जो ये लोग बैठे हुए हैं ना, ये तो पागल है, इनको कुछ नहीं आता, इनको सिर्फ ऑर्डर देना है और इनसे काम कराना है, दैट्स इट। काम जो डिसीजन मेकिंग है वो पूरा कौन करो? तुम करो। लेकिन क्या आज ऐसा होता है? नहीं। आज की डेट में चीजें ऐसे चलती हैं कि भैया
तुम तो डिसाइड करो ही करो, लेकिन नीचे जो लोग हैं उनसे भी सजेशन ले लो उनको क्या चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हर एक के राइट्स मैटर करते हैं। हर एक इंसान क्या चाहता है वो चीज सोचना समझना जरूरी होता है। तो इनके भी कुछ राइट्स बनते हैं जो लोअर लेवल पे आते हैं, और उनका राइट ये बनता है कि ऊपर लेवल पे आने वाले लोग इनकी बात सुनेंगे और इनको उतना ही महत्व देंगे जितना वो डिजर्व करते हैं। तो अगर देखा जाए तो पूरे स्ट्रक्चर में ही चेंज आ गया। यहाँ पे हम नीचे वालों की सुनना पसंद ही नहीं करते थे, वेरएज वहां पे हम सबकी सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे सिनेरियो को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर किसके हाथ में रहे, एक सेंट्रल बॉडी के हाथ में रहे। वेरएज इसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर को हमने क्या कर दिया है, हमारी जो पावर थी पावर मेकिंग डिसीजन मेकिंग वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अब एक बार सोच के देखो, ऐसा मेजर स्टेप हमने लिया क्यों, ये हमने इतना ड्रास्टिक चेंज लाया क्यों? पहले तो हम उनको उतनी महत्व नहीं देते थे, अब क्यों देने लगे? क्योंकि सोसाइटी बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की एस्पिरेशंस बदल रही हैं, लोगों का रहने का ढंग बदल रहा है। और जब लोग बदलते हैं तो हर वो कॉन्सेप्ट जो लोगों से रिलेटेड होती है वो भी बदलती है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है। मतलब मैनेजमेंट भी अपने अराउंड होने वाली चीजों से क्या करती है, कहीं ना कहीं अपने अंदर उससे रिलेटेड चेंजेस लाती है। मैंने बोला मैं एक अर्बन एरिया में एक ऐसे लाइक क्राउडेड मार्केट में खड़ी हुई हूँ फॉर से सब्जी मंडी में, तो क्या मैं वहां पे वन पीस पहन के जाऊंगी? क्या वहां पे मैं मेकअप करके जाऊंगी? क्या मैं वहां पे हेयर डू करके जाऊंगी? व्हाट डू यू थिंक? और ऑन द अदर साइड इमेजिन अ सिनेरियो, आई एम इन अ क्लब, ठीक है, जहां पे मैं पार्टी करने गई हूं। क्या मैं वहां पे सूट सलवार पहन के जाऊंगी, तिलक विलक लगा के जाऊंगी? व्हाट डू यू थिंक? क्या ये चीजें सही बैठ रही हैं? आपको लग रहा है एप्ट है, बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए? गलत लग रहा है ना? क्यों गलत लग रहा है? क्योंकि मैं जहां जा रही हूं उसके अकॉर्डिंग मैं रेडी नहीं हूं। मैं इधर क्लब के जा रही थी तो सूट बूट में, आई वॉज नॉट रेडी, राइट? अगर मैं मंदिर जा रही होती तो वही सूट सही बैठता, लेकिन क्योंकि मैं कहीं और जा रही हूं तो वो सूट सही नहीं बैठ रहा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जगह के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, यही करते हैं ना। हम डिफरेंट जगहों के अकॉर्डिंग, डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, अपने साथ एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली आप अपने जो भी सराउंडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग जब चेंज ला रहे होंगे तो आप कहलाए जाएंगे डायनामिक इंसान। बहुत कम इंसान ऐसे मिलते हैं जो हर एक सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं, और उनके लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है डायनामिक। हम बोलते हैं ये इंसान तो बड़ा डायनामिक है, कहीं पे भी भेज दो ये एडजस्ट कर लेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैनेजमेंट भी एक डायनामिक फंक्शन ही है, वो भी अपने अराउंड जितनी चीजें हो रही होती हैं उसी के अकॉर्डिंग ही काम करता है। उसे लगता है मेरा रोल अभी ज्यादा है तो वो ज्यादा निभाएगा, मेरा रोल अभी कम है तो वो कम निभाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। ये बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। क्यों? मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन द गोल्स, objectives and other activities according to the changes taking place in the environment. मैनेजमेंट को हमेशा अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपनी एक्टिविटीज में चेंजेस लाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट इट इज इन। जिस एनवायरमेंट में खड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाता है। Then they say the external environment such as social, economical, technical, political environment has great influence over the management। चाहे हम सोशल या इकोनॉमिक या फिर टेक्निकल या फिर पॉलिटिकल किसी भी एनवायरनमेंट के बारे में बात करें, उसका कुछ ना कुछ चेंज फील होता है, उसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है हमारे एनवायरनमेंट के, हमारे मैनेजमेंट के ऊपर।
फॉर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज बदल दी हैं, तो हमें भी अपनी मैनेजमेंट को उसी तरह से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से हमारे मैनेजमेंट में क्या आए, चेंजेस आए। तो ये बोलते हैं जिस तरह का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा, मैनेजमेंट को भी अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देन दे से as changes takes place in these environments, same are implemented in organization to survive in the competitive world। एक और चीज इन्होंने बताई, ये बोले इफ यू रिमेंबर एक नोकिया का फोन आया करता था, नोकिया कंपनी के बहुत सारे फोन्स आते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका मार्केट खत्म हो गया। व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजन रहा होगा? रीजन ये था कि आज जो अपडेशन रिक्वायर्ड है, आज जो फीचर्स रिक्वायर्ड है, वो नोकिया दे ही नहीं पा रहा था। सैमसंग, एप्पल, एमआई, इन सब ने क्या किया, उसके मार्केट को एक्वायर कर लिया, क्योंकि इन्होंने वो चीजें दी, वो चीजें ऑफर की कस्टमर्स को जो नोकिया नहीं कर पा रहा था। तो कह सकते हैं नोकिया अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं वो साइडलाइन हो गया, कहीं ना कहीं वो मार्केट से आउट हो गया। तो मैनेजमेंट ये बोलते हैं, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट अगर अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा, उस सिनेरियो में हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि आप ऑब्सलीट हो जाएं, आउटडेटेड हो जाएं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं पीछे छूट जाए कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको इस कंपटीशन में बने रहना है, अगर आपको हमेशा फोरफ्रंट पे रहना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मैनेजमेंट को अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पिछड़ जाएंगे, आप अपने कंपटीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएंगे। इसलिए मैनेजमेंट को डायनामिक होना ज़रूरी है, अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करवाना ज़रूरी है। तो डायनामिक इज़ व्हाट, जो हर एक सिनेरियो में एडजस्ट कर लेता है, हर एक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर लेता है। दिस इज़ व्हाट डायनामिक मीन्स। आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट अगर डायनामिक नहीं होगा तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप magnetbrains.com पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, दैट इज इंटेंजिबल। इस वर्ड पे आने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। आप में से किस किस ने मिस्टर इंडिया देखी है? अगर आपने मिस्टर इंडिया देखी होगी तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी पता होगा कि मिस्टर इंडिया जब वो ब्रेसलेट पहनते थे तो वो क्या हो जाते थे, गायब हो जाते थे, और उनको देखने के लिए हमें रेड स्पेक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। कुछ ऐसा ही है मैनेजमेंट भी। आप बस मिस्टर इंडिया को कनेक्ट कीजिए किससे, हमारे मैनेजमेंट से, क्योंकि मैनेजमेंट भी दिखाई नहीं देता लेकिन होता ज़रूर है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको हर एक चीज़ हौच पौच दिखाई दे रही है, कोई इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि मैनेजर नहीं है, मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप उसी होटल में जाएंगे, हर एक चीज़ आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखेगी, हर एक चीज़ की मैनेजमेंट प्रॉपर दिखेगी, तो आप जाके बोलेंगे कि नहीं कि मैनेजमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन क्या मैनेजमेंट एक्चुअली फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होती है? कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसी चीज है जो आपको दिखाई दे रही होती है? नहीं ना, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप फील कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसको देखा जा सकता है नेकेड आई से या फिर उसे फील किया जा सकता है टच वगैरह करके, बट उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस फील की जा सकती है। जैसे हवा होती है, हमारे अराउंड है, हर जगह है, हमें पता भी है, लेकिन क्या दिखाई देती है? नहीं देती है। तो ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट भी कुछ ऐसा ही है, होता ज़रूर है लेकिन दिखाई नहीं देता।
चीज़ें फील की जा सकती हैं कि हाँ यहाँ पे मैनेजमेंट की कमी है, यहाँ पे अच्छा मैनेजमेंट है, लेकिन आप उसे मैनेजमेंट के रूप में देख नहीं सकते हैं। तो ये बिल्कुल काइंड ऑफ क्या है, मिस्टर इंडिया है, जो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, फील किया जा सकता है। Management function cannot be physically seen but its presence can be felt। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई ये कुछ उसी के बारे में बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फीचर है जिसकी प्रेजेंस हम फील ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन किसी बिल्डिंग की तरह, जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी होती है तो हमें दूर से दिखाई देती है ना कि बिल्डिंग खड़ी है, वैसे मैनेजमेंट हमें फिजिकली दिखता नहीं है कभी भी। उसकी प्रेजेंस, एब्सेंस फील की जा सकती है, लेकिन दिखाई देने वाली चीज़ ये नहीं है। The presence of management can be felt by seeing the orderliness and coordination in working environment। यहाँ से मैं रिमाइंड करवाऊंगी आपको फिर से वही रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल, जिसमें मैंने आपको बताया कि व्हेन यू एंटर दैट रेस्टोरेंट, आपने देखा कि यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं, यहाँ पे ऐसे झूठे वो पड़े हुए हैं, यहाँ पे सारे वेटर्स खड़े हुए हैं, यहाँ पे कस्टमर्स इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ नहीं पता, चेयर्स अलग हैं, टेबल्स अलग लगे पड़े हैं, कुछ आता पता नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, कैसे है, क्या नहीं है। तो आप देखते ही समझ जाओगे कि भैया मैनेजमेंट की क्या है, कमी है वहाँ पे, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैनेजर नहीं है। ऑन द अदर साइड आप गए, यू सॉ टेबल यहाँ पड़ा है तो चेयर्स यहाँ पे हैं इसके अराउंड, ठीक है। झूठे बर्तन का ये अलग से काउंटर बना हुआ है, वॉशिंग एरिया ये अलग से बना हुआ है जहाँ पे हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे वेटर्स खड़े हुए हैं काउंटर के पास आपका ऑर्डर लेने के लिए, और यहाँ पे यू कैन सी अदर थिंग्स जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या है, अरेंज की हुई हैं। अब ऐसे में आप देख रहे हो जो चीज़ें हॉच पॉच वे में थी, जो चीज़ें दिखाई नहीं, मतलब जो चीज़ें एंटर करते ही बहुत गंदा इंप्रेशन दे रही थी, वो सब चीज़ें नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ, बहुत ही ऑर्डरलीनेस के साथ रखी हुई दिखाई दे रही हैं या खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे घुसते ही आप क्या बोलोगे, यार मैनेजमेंट अच्छा है, यहाँ का मैनेजर अच्छा है। तो ये क्या कोई ऐसे मैनेजमेंट नाम का कोई बंदा खड़ा हुआ था यहाँ पे, या मैनेजमेंट नाम की कोई बिल्डिंग बनी हुई थी यहाँ पे, या कोई स्ट्रक्चर थी, कोई मूर्ति थी मैनेजमेंट नाम की? नहीं ना, कुछ ऐसी चीज थी जो फील में तो आ रही थी लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे थे। तो इनका कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि दिखाई नहीं देती है फिजिकली, लेकिन उसकी प्रेजेंस आप फील कर सकते हो। जस्ट लाइक मैंने आपको मिस्टर इंडिया की फोटो दिखाई। जिन बच्चों ने मिस्टर इंडिया नहीं देखी है उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ मैं। मिस्टर इंडिया वो फिल्म थी जिसमें बेसिकली इनके फादर ने एक ऐसा ब्रेसलेट बनाया था जो अगर आप पहनते थे तो आप गायब हो जाते थे, आप लोगों को दिखाई नहीं देते थे। तो मिस्टर इंडिया वर्ड वहां से आया, और कोई अगर बोलता है मिस्टर इंडिया हो गए हो तो दैट मीन्स वो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा, वो आपको बोल रहा है कि आप तो गायब ही हो गए हो आजकल। तो मैनेजमेंट को आप मिस्टर इंडिया से डिनोट कर सकते हो। ऐसा मानो मैनेजमेंट एक ऐसा ही इंसान है जो कुछ कुछ करता है, उसकी प्रेजेंस आप फील जरूर कर सकते हो लेकिन आपको फिजिकली दिखाई नहीं देता है। सो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट का एक और कैरेक्टरिस्टिक। अभी तक हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने ग्रुप एक्टिविटी के बारे में बात करी, जिसमें हमने ये बात की कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब गोल्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने बोला ये परवेसिव है, मतलब इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। उसके अलावा हमने बोला डायनामिक फंक्शन है, मतलब अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने आप में क्या करता रहता है, चेंजेस करता रहता है। और अब फाइनली हमने देखा कि मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है जो फील किया जा सकता है लेकिन फिजिकली दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे हम अपना 7th कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म कर रहे हैं। इसके बाद हम मोर और लेस एक आधा कैरेक्टरिस्टिक्स बचा है, उसके बाद हम शुरू करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
आई होप आपने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे सब बहुत अच्छे से समझे हैं, बिकॉज यू नेवर नो, वो आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखिए, या फिर वो इंडिविजुअली आपको दे दे हाउ कम मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल, डिफाइन इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए, तो आपको पूरी स्टोरी लिखनी पड़ेगी, उसमें जितने भी मार्क्स का होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। तो हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, एग्जाम्पल आता है तो वो कोट करना है, उससे ही आपका आंसर कंप्लीट हो पाएगा। आई होप आपको ये पर्टिकुलर फंक्शन भी समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, और अगर नोट्स चाहिए तो magnetbrains.com पे जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है या फिर रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।